सोचिए, क्रिकेट के मैदान पर एक खिलाड़ी पर बोली लगती है और देखते ही देखते देश का एक सबसे बड़ा सुपरस्टार गद्दार बन जाता है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो कहानी शुरू होती है आईपीएल ऑक्शन से। आप जानते ही हैं, वो जगह जहां क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश होती है। और इस बार रकम थी पूरे 9.2 करोड़ रुपए। जी हां, 9.2 करोड़। और ये पैसा खर्च किया सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान पर। बात बस इतनी सी नहीं थी। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स डील नहीं थी। देखिए, उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही थीं और इसी बीच हुई इस बोली ने मानो एक राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया, क्रिकेट और राष्ट्रवाद को आमने सामने ला दिया। और फिर क्या था, कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस फिगर्स ने सीधा शाहरुख खान पर ही हमला बोल दिया। और जो बातें कही गईं वो बहुत बहुत तीखी थीं। जैसे कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को सीधा सीधा गद्दार ही कह दिया। आरोप यह लगाया कि भाई, पैसा तो हिंदुस्तान ने दिया है, लेकिन शाहरुख उसे एक ऐसे देश के खिलाड़ी पर लगा रहे हैं जो भारत के खिलाफ काम करता है। और मामला सिर्फ इल्जामों तक ही नहीं रुका, बात बहुत आगे बढ़ गई। भाषा बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गई। उन्हें जिहादी जानवर तक कहा गया। और हद तो तब हो गई जब हिंदू महासभा की एक नेता ने यह तक कह दिया कि जो उनकी जुबान काटेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो यहां एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, अगर ये सब सच में गद्दारी थी तो क्या इस खिलाड़ी को खरीदने की रेस में अकेले शाहरुख खान ही थे? क्योंकि सच तो ये है, और ये बात शायद कई लोगों को चौंका दे, कि मुस्तफिजुर रहमान के लिए बोली लगाने वाली अकेली टीम केकेआर थी ही नहीं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स, जी हां, सीएसके, उसने भी उसी खिलाड़ी के लिए 9 करोड़ तक की बोली लगाई थी, पर उन पर तो कोई सवाल नहीं उठा। यहां तक कि केकेआर के जो दूसरे मालिक हैं, जूही चावला और जय मेहता, उन पर भी किसी ने उंगली नहीं उठाई। मतलब निशाना सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान थे। तो फिर बात और गहरी हो जाती है। अगर दूसरी टीमों ने भी बोली लगाई और निशाना सिर्फ एक ही इंसान को बनाया गया, तो क्या असली जिम्मेदारी टीम मालिकों से भी ऊपर किसी और की नहीं बनती? यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आईपीएल में कोई भी टीम अपनी मर्जी से किसी भी खिलाड़ी को नहीं खरीद सकती। वो सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स पर बोली लगा सकती है जिनकी लिस्ट बीसीसीआई, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, पहले से अप्रूव कर चुका होता है। तो पूरी प्रोसेस क्या है? प्लेयर रजिस्टर करता है, बीसीसीआई उससे रिव्यू करके फाइनल लिस्ट बनाती है और फिर टीमें उसी लिस्ट में से खिलाड़ी चुनती हैं। मतलब साफ है, कौन खेलेगा और कौन नहीं, इसका आखिरी फैसला शाहरुख खान या किसी और टीम के मालिक का नहीं, बल्कि बीसीसीआई का होता है। तो अब सवाल सीधे बीसीसीआई और सरकार पर आते हैं कि भाई, जय शाह की लीडरशिप वाली बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लिस्ट में शामिल ही क्यों किया? और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन है, तो बांग्लादेश के लिए ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं है? सरकार ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया? और बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। और ये विरोधाभास है बयानों और असलियत का, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का। देखिए, एक तरफ तो कुछ नेता थे जो शाहरुख खान को एक बांग्लादेशी खिलाड़ी पर पैसा लगाने के लिए देशद्रोही कह रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी अपनी भारत सरकार उसी बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमेटिक और बिजनेस रिलेशन को और मजबूत करने में लगी भी थी। और टाइमिंग तो और भी कमाल की है। जिस वक्त शाहरुख को गद्दार कहा जा रहा था ना, ठीक उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की पूर्व पीएम को शोक संदेश भेज रहे थे। और तो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांग्लादेश हाई कमीशन गए थे। सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा था। और बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं थी, जमीनी हकीकत देखिए। अडानी ग्रुप हजारों करोड़ की बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, वो जारी है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आकर वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली है। एक पूरी क्रिकेट सीरीज भी प्लान्ड है। मतलब हर लेवल पर रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? यही कि एक तरफ तो एक इंसान को टारगेट करके जोर शोर से बयानबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ देश की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। एक गहरा, बहुत गहरा फर्क। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब खेल, राजनीति और व्यापार इस तरह आपस में उलझ जाते हैं, तो ये फैसला कौन करेगा कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर राष्ट्रवाद की असली परिभाषा है क्या।